नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। पिछले हफ्ते की 3 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। आइए सबसे पहले तीनों खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज सबसे पहले जानेंगे कि तेल की कीमत बढ़ने के पीछे क्या है मध्य पूर्व की राजनीति। फिर जानेंगे कि अफ्रीकी देश दक्षिण सूडान जश्न में क्यों डूबा है। और आखिर में बताएंगे कि उत्तरी अमेरिकी देश क्यूबा की सड़कों पर लोगों का हुजूम क्यों उमड़ा है। लेकिन आइए सबसे पहले बात मध्य पूर्व की सियासत की करते हैं। मध्य पूर्व वो इलाका है जिसकी दुनिया भर में तेल उत्पादन पर बादशाहत है। इस इलाके के ज्यादातर मुल्कों की अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर ही निर्भर करती है। इसलिए इन मुल्कों की सियासत तेल उत्पादन के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। दुनिया भर में तेल उत्पादन में लगभग आधी हिस्सेदारी इन्हीं देशों की है और इनमें सऊदी अरब सबसे बड़ा खिलाड़ी है। दुनिया भर में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव में इन देशों की बड़ी भूमिका होती है। पिछले साल कोरोना के चलते जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तब दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत 21 सालों के न्यूनतम स्तर पर आ गई थी। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत बोतल बंद पानी से भी कम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का भाव गिरते गिरते लगभग 0 तक पहुंच गया था। 2020 की शुरुआत में कच्चा तेल $67 प्रति बैरल यानी 30.08 रुपए प्रति लीटर था। वहीं उसी साल 1 अप्रैल को कच्चे तेल की कीमत गिरकर $23 प्रति बैरल यानी प्रति लीटर 11 रुपए पर आ गई। लेकिन अब इसकी कीमत में तेजी से उछाल आ गया है। अब कच्चा तेल करीब $75 प्रति बैरल मिल रहा है। अब आप पूछेंगे कि अचानक इसकी कीमत में तेजी क्यों आ गई है और यह सब होता कैसे है। आइए आपको बताते हैं। दरअसल दुनिया के तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसे ओपेक या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहते हैं। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। 1950 के दशक में कुछ खाड़ी देश उपनिवेशवाद के खात्मे के दौर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक संक्रमण देख रहे थे। ये वो दौर था जब बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमतें तय करती थीं। ये कंपनियां उस दौर में तेल की कीमत बार बार गिरा देती थीं। इनके इस फैसले से कुछ खाड़ी देश खासा चिंतित थे। लिहाजा 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में ओपेक की स्थापना हुई। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसके संस्थापक सदस्य देश थे। अब यही संगठन दुनिया भर में तेल की कीमतों को नियंत्रित करता है। मौजूदा वक्त में ओपेक में कुल 13 सदस्य देश हैं, जिनमें मध्य पूर्व के 5 देश सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। एक ओपेक प्लस भी है जो तेल का निर्यात तो करते हैं लेकिन ओपेक में शामिल नहीं है। इसमें रूस और अजरबैजान समेत 10 देश शामिल हैं। ये देश तेल उत्पादन की रणनीति में शामिल होते हैं, लेकिन सऊदी अरब और यूएई के बीच चल रहे झगड़े के कारण तेल उत्पादन पर असर डाल रहे हैं। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत न गिरे इसके लिए ओपेक संगठन उत्पादन पर खास तौर पर नियंत्रण रखता है। बाजार की हालत को भांपते हुए ये देश उत्पादन को कम ज्यादा करते हैं। इसमें सभी सदस्य देशों का अपना अपना कोटा होता है। अभी तेल की कीमतों में उछाल आने की वजह यही उत्पादन नीति है, लेकिन इन देशों में उत्पादन को लेकर हमेशा ही खींचतान चलती रहती है। इनमें कई देश ऐसे हैं जो अपने कोटे से खुश भी नहीं हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनको मिलने वाला कोटा उनकी क्षमता से कम है। मौजूदा वक्त में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है। हमने शुरू में आपको बताया कि पिछले साल जब कोरोना के चलते दुनिया भर में कामकाज ठप हो गया था, तब कैसे कच्चे तेल की कीमतें बुरी तरह गिर गई थीं। तब ओपेक देशों ने तेल के उत्पादन में कमी लाने का फैसला किया था। लेकिन अब जब दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से उबर रही है और वैश्विक स्तर पर तेल की मांग में उछाल आया है, तब यूएई चाहता है कि उसके कोटे में इजाफा किया जाए। अभी हाल ही में ओपेक देशों की बैठक हुई। इसमें रूस और सऊदी अरब ने प्रस्ताव रखा कि अभी 8 महीने के लिए उत्पादन पर लगी पाबंदी को बनाए रखना चाहिए। लेकिन यूएई ने सऊदी अरब और रूस के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, क्योंकि यूएई अपने निर्धारित कोटे में इजाफा चाहता है। लिहाजा बात न बनने की सूरत में बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई और ये मुलाकात बेनतीजा रही। दरअसल यूएई और सऊदी अरब दोनों ही देश एक दूसरे के करीबी हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के बीच
काफ़ी दोस्ताना रिश्ते हैं। लेकिन हालिया वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते में खटास आने की वजह से सऊदी अरब ने यूएई की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। इस खटास की वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान की अगुवाई में सऊदी अरब पहले से अधिक आक्रामक आर्थिक रणनीति अपना रहा है। इसके चलते सऊदी अरब और यूएई के बीच आर्थिक मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर यह भी जान लीजिए कि दुनिया की इन दो बड़ी अरब अर्थव्यवस्थाओं का सामरिक मुद्दों को लेकर गहरा सहयोग रहा और ये कई सालों तक चला। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों मुल्क एक साथ आए थे। 2015 में इन्होंने एक अरब सैन्य गठबंधन भी बनाया। हूती विद्रोहियों पर हमारा एपिसोड देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। इतना ही नहीं, 2017 में कतर पर एक राजनयिक, व्यापारिक और यात्रा प्रतिबंध भी लगाया। ऐसा तब हुआ जब कतर पर खाड़ी क्षेत्र में कथित इस्लामिक स्टेट और चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगा। उस समय भी ये दोनों मुल्क एक साथ थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सऊदी और यूएई के रिश्तों में दरारें आ गई। रिश्ते में आई खटास को दो घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। करीब 2 साल पहले यूएई ने अपने ज्यादातर सैनिकों को यमन से हटा लिया, जो हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे थे। यूएई के इस कदम से सऊदी अरब नाखुश था। दूसरी घटना यह हुई कि कतर पर लगने वाली पाबंदी को इसी साल जनवरी में खत्म कर दिया गया। इस पूरी बातचीत की अगुवाई सऊदी अरब कर रहा था। यूएई को यहां पर बड़े बेमन से इस डील को कबूल करना पड़ा। इन दोनों ही बातों के अलावा एक और बात है जिसने दोनों देशों के बीच तल्खी पैदा कर दी। वो ये कि यूएई के इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते हैं। पिछले साल यूएई ने इजराइल के साथ रिश्तों को बेहतर करने का फैसला किया था, लेकिन यूएई का दोस्त सऊदी अरब इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसकी वजह इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई है, जो बीते दिनों पूरी वैश्विक बिरादरी के लिए खासा चर्चा का विषय रहा था। ईरान और सऊदी अरब ने इजराइल को इसका खामियाजा भुगतने की धमकी भी दी थी। जाहिर है, इजराइल के साथ यूएई का कोई भी दोस्ताना रवैया सऊदी को पसंद नहीं आएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इन घटनाओं के चलते बनी दूरियों ने सऊदी अरब को आर्थिक मुकाबले के मोड़ पर ला खड़ा किया है। सऊदी सरकार ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि ऐसी कोई भी विदेशी कंपनी और वाणिज्यिक संस्था जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहती है, उसे सऊदी अरब में अपना क्षेत्रीय मुख्यालय खोलना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कंपनी सरकारी ठेका हासिल नहीं कर पाएगी। 2024 से इसे लागू करने की योजना है। इसकी वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी की राजधानी रियाद को 2030 तक एक आर्थिक और व्यापारिक गढ़ बनाना चाहते हैं। लिहाजा सऊदी सरकार के इस ऐलान ने पड़ोसी देशों में हलचल मचा दी, और सबसे ज्यादा हलचल अगर किसी देश में मची है तो वो है सऊदी का करीबी दोस्त यूएई। अब सवाल है कि यूएई इससे ज्यादा परेशान क्यों है। दरअसल अरब दुनिया के बड़े देशों में से एक यूएई का शहर दुबई एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा व्यापारिक और आर्थिक गढ़ है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों का क्षेत्रीय मुख्यालय इसी शहर में है और ये यहाँ सालों से हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दुबई खाड़ी देशों में व्यापार का बड़ा केंद्र है। लिहाजा सऊदी सरकार के ऐलान को दुबई पर सीधा हमला माना गया। न केवल यूएई बल्कि खाड़ी के दूसरे देश भी इसे सऊदी अरब की दुबई से मुकाबला करने की एक कोशिश के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में यूएई के लिए चिंता की बात है कि अगर सऊदी अरब एक गतिशील अर्थव्यवस्था में बदल जाता है तो यूएई के आर्थिक मॉडल का क्या होगा। यही वो सारी परिस्थितियां हैं जिसने दोनों मुल्कों के बीच टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि ओपेक की हालिया बैठक बेनतीजा रही और तेल की कीमतों पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई। चलिए अब अगली खबर की तरफ आगे बढ़ें। ये कहानी एक ऐसे देश की है जो कायम होने के लिहाज से दुनिया के देशों की फहरिस्त में सबसे आखिरी पायदान पर है, यानी यह देश दुनिया का सबसे नया देश है। एक ऐसा देश जहां कच्चे तेल का अकूत भंडार है, लेकिन यह तंगहाली और बदहाली के लिए सुर्खियों में रहता है। हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर अफ्रीकी देश दक्षिण सूडान की, जिसने अभी पिछले हफ्ते ही अपनी आज़ादी की 10वीं सालगिरह मनाई है। बेहद रस्साकशी के बाद ये मौजूदा देश सूडान से 9 जुलाई 2011 को अलग हो गया था। वैसे सूडान को विदेशी हुकूमत से आज़ादी 1956 में ही मिल गई थी, इसलिए यहाँ पर एक सवाल उठता है कि 1956 में विदेशी हुकूमत से आज़ादी मिल जाने के बाद भी दक्षिण सूडान को अलग क्यों होना था। ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि दक्षिण सूडान अलग हो गया और सूडान से अलग होना कैसे मुमकिन हो सका। आइए पूरी कहानी आपको बताते हैं।
यह देश अफ्रीका के पूर्वोत्तर में स्थित है। हालांकि कुछ लोग इसे मध्य अफ्रीकी देश भी कहते हैं। करीब 1.25 करोड़ आबादी वाला यह मुल्क 6 देशों से घिरा है। इसके उत्तर में सूडान है, दक्षिण में युगांडा, पूर्व में इथोपिया और पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य। इसके दक्षिण पश्चिम में कॉन्गो, जबकि दक्षिण पूर्व में केन्या है। अरबी भाषा में सूडान का मतलब होता है काले लोगों का देश। जैसे भारत पर अंग्रेजों ने राज किया, उसी तरह सूडान भी अंग्रेजों की गिरफ्त में था। दरअसल 19वीं सदी में मिस्र ने सूडान पर कब्जा कर लिया था। यह कब्जा मोहम्मद अली वंश के पहले शासक मोहम्मद अली की अगुवाई में हुआ। एक समझौते के तहत अली वंश के साथ साथ अंग्रेज भी सूडान पर नियंत्रण कर रहे थे। मगर इस शासन का खात्मा 1 जनवरी 1956 को हो गया, जब सूडान को आज़ादी मिल गई। हालांकि इस दौर में ही उत्तर और दक्षिण सूडान के बीच विरोध और हिंसा की खाई चौड़ी हो चुकी थी। 1955 में ही सूडान गृह युद्ध का गवाह बन चुका था, लेकिन ब्रिटिश शासन ने सूडान का विभाजन किए बिना उसे आज़ादी दे दी और ऐसा करने के पीछे 1947 में भारत का विभाजन कारण बना। दरअसल 1947 में भारत को आज़ादी के साथ साथ 2 देशों में बांटा भी गया था। तब भारत और पाकिस्तान दोनों ही ओर से लाखों लोग मारे गए थे। इसी से सबक लेते हुए ब्रिटेन ने कहा कि वो सूडान को बिना बांटे ही आज़ादी देगा। 1956 में सूडान को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश के नागरिकों को सुकून चैन नसीब नहीं हुआ। इसकी वजह थी कि सूडान को आज़ादी मिलने के बावजूद उसकी मूल समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ था। अफ्रीका के सबसे बड़े देश रहे सूडान से 2011 में दक्षिण सूडान अलग जरूर हुआ, लेकिन विभाजन की लकीर 19वीं सदी से पहले ही खिंच चुकी थी। अगर सूडान को उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बांट कर देखें तो उत्तरी हिस्से पर कभी तुर्क साम्राज्य का शासन रहा। फिर इसके बाद पूरे सूडान पर मिस्र ने शासन किया। इस वजह से सूडान के उत्तरी हिस्से में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। उधर दक्षिणी हिस्से में कुछ और ही इबारत लिखी जा रही थी। दरअसल मिस्र के साथ अंग्रेजों ने 1899 से सूडान पर शासन किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि मिस्र की सीमा से लगे उत्तरी सूडान में खूब तरक्की हुई, मगर दक्षिणी हिस्से में कोई खास काम नहीं हुआ। लिहाजा दक्षिणी हिस्से को उन्होंने 1920 में बंद क्षेत्र घोषित करके चर्च को उसके विकास का जिम्मा सौंप दिया। लेकिन चर्च विकास की जगह लोगों को बाइबल दे रहा था। ईसाई मिशनरियां वहां की तरक्की करने के बजाय लोगों को ईसाई बनाने में जुट गई। यही वो दौर था जब उत्तर और दक्षिण सूडान के बीच विरोध और हिंसा की खाई चौड़ी होती चली गई। ये ऐसे हुआ कि उत्तरी इलाके में तो पहले से ही मुस्लिम बहुसंख्यक थे, लेकिन चर्च की मेहनत से दक्षिणी हिस्से में ईसाई बहुसंख्यक हो गए थे। उधर दोनों ही हिस्से में एक तनाव पहले से ही चल रहा था। 19वीं सदी के मध्य में मोहम्मद अली ने अपने लोगों से सूडान जाकर वहां से सोना, हाथी दांत और गुलाम लाने को कहा। यह एक तरह का व्यापार था जिसमें लोगों ने खूब पैर जमाया। लिहाजा सूडान के उत्तरी हिस्से के लोग दक्षिणी हिस्से से हजारों की तादाद में गुलाम लेकर आते थे। यह बात दक्षिणी हिस्से वालों को नागवार गुजरती थी और तभी से उत्तर और दक्षिण सूडान में नोकझोंक शुरू हो गई थी। अब जबकि दक्षिणी हिस्से में ईसाई बहुसंख्यक हो चुके थे, तब संघर्ष की आग और भड़कने लगी। दोनों हिस्से की यह दुश्मनी सत्ता संघर्ष में बदल गई। अब दक्षिणी हिस्सा अपना उचित प्रतिनिधित्व और क्षत्रिय स्वायत्तता मांगने लगा था। यह सब कुछ गृह युद्ध में तब्दील हो गया और सूडान 2 बड़े गृह युद्ध का गवाह बना। पहला 1955 से 1972 तक चला, जबकि दूसरा 1983 से 2005 तक चला। दशकों तक चले इस युद्ध में करीब 15 लाख लोग मरे। बहरहाल 2005 में सूडान और दक्षिणी सूडान के बीच एक शांति समझौता हुआ। फिर एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें करीब 99% लोगों ने नए देश की मांग पर मुहर लगाई। 2011 में दक्षिण सूडान आज़ाद हो गया, लेकिन यह मुल्क अभी भी मूल समस्याओं से दो चार हो रहा है। चलिए अब अंतिम खबर की तरफ आगे बढ़ें। दुनिया भर में क्रांतिकारी आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है। रूस की बोल्शेविक क्रांति हो या ईरान की इस्लामिक क्रांति, सभी ने कई नज़ीर पेश किए हैं। इन्हीं जमातों में एक और देश शामिल है जिसे क्यूबा कहते हैं। 1950 के दशक में क्यूबा की क्रांति ने भी एक तानाशाह सरकार का खात्मा कर दिया था। अब वही क्यूबा फिर से सुलग रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिण पूर्व सीमा से महज 350 किलोमीटर दूर क्यूबा एक छोटा सा देश है। अब यहाँ की सड़कों और गलियों में लोगों का हुजूम है जो मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी आज़ादी और लोकतंत्र के नारों से नई इबारत लिख रहे हैं।
यह प्रदर्शन राजधानी हवाना के दक्षिण पश्चिम में स्थित सैन अंटारियो डी लॉस बैनोस शहर से शुरू होकर तेजी से देश के दूसरे हिस्सों में फैल गया। आइए पहले इस आंदोलन की वजहों को जानते हैं, फिर क्यूबा की पृष्ठभूमि पर भी बात करेंगे। दरअसल क्यूबा के लोग सरकार के कामकाज से निराश मालूम पड़ते हैं। वे सरकार पर देश को संभालने में नाकाम होने का आरोप लगा रहे हैं। क्यूबा ने हाल के महीनों में आर्थिक और स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ा संकट झेला है। माना जा रहा है कि 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के विघटन के बाद क्यूबा ने जो कुछ भुगता था, उसके बाद यह देश पहली बार ऐसे किसी संकट का सामना कर रहा है। कोरोना वायरस से पैदा हुई गंभीर स्थिति और आर्थिक मोर्चे पर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से क्यूबा में जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई है। दूसरी ओर पर्यटन क्यूबा की अर्थव्यवस्था का इंजन है, लेकिन कोरोना के कारण देश का पर्यटन ठप है। वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर कोरोना ने काफी बुरा असर डाला है। हालांकि क्यूबा में आंदोलन की घटना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि यहां सरकार के विरोध की इजाजत नहीं है। क्यूबा की साम्यवादी क्रांति के बाद 1959 में भले ही तानाशाही सरकार का अंत हो गया हो, लेकिन क्यूबा अभी भी एक दलीय शासन व्यवस्था का ही अनुसरण कर रहा है। क्यूबा की क्रांति की जड़ें उसके औपनिवेशिक अतीत में मिलती हैं। लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देशों ने 1810 से 1825 के बीच स्पेनिश उपनिवेशवाद से आज़ादी हासिल कर ली थी, लेकिन क्यूबा 1898 तक स्पेन का उपनिवेश रहा। इस तरह यह अमेरिकी महाद्वीप में सबसे आखिर में आज़ाद होने वाला देश था। क्यूबा के नेता जोसे मार्ती की अगुवाई में हुई दूसरी आज़ादी की लड़ाई में आज़ादी तो हासिल हुई, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों को सत्ता में भागीदारी नहीं मिली। उधर क्यूबा रणनीतिक दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बेहद अहम था। इसके अलावा यहाँ होने वाली गन्ने की खेती पर भी अमेरिका की नज़र थी, इसलिए अमेरिका ने यहाँ की राजनीति में खुलकर दिलचस्पी ली और अपना हित साधने के लिए शासकों को खूब समर्थन दिया। इससे क्यूबा की स्थिति ऐसी हो गई जैसे एक औपनिवेशिक शासक की जगह दूसरा औपनिवेशिक शासक आ गया हो। समय बीतने के साथ 1933 में एक आंदोलन हुआ, जिसके चलते क्यूबा में थोड़े समय के लिए प्रगतिशील सरकार बनी, लेकिन इसके थोड़े ही समय बाद सत्ता फुल्गेंसियो बतिस्ता के हाथ में आ गई, जो फिर से अमेरिका की कठपुतली ही साबित हुआ। लिहाजा 1953 में दो भाइयों फिदेल और राउल कास्त्रो ने अर्जेंटीना के गुरिल्ला क्रांतिकारी चे गुएरा के साथ मिलकर क्यूबा में क्रांति का बिगुल फूंक दिया। यह क्रांति करीब 5 साल से ज्यादा वक्त तक चलती रही और आखिरकार 1 जनवरी 1959 को तानाशाह बातिस्ता की सत्ता का अंत हुआ और क्यूबा में एक नए युग की शुरुआत हुई। इन दोनों भाइयों ने कुल मिलाकर 60 बरस तक क्यूबा पर राज किया और 2018 में ही इनके शासन का अंत हुआ। कास्त्रो ने क्यूबा में एक पार्टी वाला साम्यवादी निजाम स्थापित किया, जिसने इस द्वीप पर अमिट छाप छोड़ी। तो दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार।